तो सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। फिर तेरी याद आई, चुनाव आया है। दरअसल 85 साल बाद कांग्रेस अपने कार्य समिति की बैठक पटना में कर रही है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर सदाकत आश्रम में देश भर के नेता जुटे। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस ने सदाकत आश्रम को मंथन के लिए चुना है। स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह इसी जगह से शुरू किया था, लिहाजा इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि इस बैठक से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लूवर और देश भर से पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। और कांग्रेस नेताओं को में आज काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। उनका मानना है कि बिहार देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राज्य है और यहां होने वाले मंथन से पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी। जाहिर तौर पर बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी, लेकिन क्या यहां कार्य समिति को बुलाकर कांग्रेस महागठबंधन पर दबाव बनाना चाह रही है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में सचिन पायलट ने आज कहा कि इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन सीएम का चेहरा चुनावों की घोषणा के बाद ही तय होगा। सीएम फेस पे कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चुनाव की घोषणा हो जाए, सारी बातें सब स्पष्ट हो जाए। तो चुनावों की घोषणा की बात तो सचिन पायलट ने कही, लेकिन सलमान खुर्शीद ने उससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए कहा कि एक बार चुनाव हो जाएंगे, चुनावों के बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। तो आखिर क्या कौन किस पर दबाव बना रहा है, यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी की जो वोटर बचाओ अधिकार यात्रा थी, उसके बाद की जो बात जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ये अपनी एक बिहार बचाओ और बिहार की यात्रा निकाली, उसको लेकर बिहार अधिकार यात्रा, उसको लेकर के भी सवाल बहुत सारे उठ रहे थे। और अब ये सीडब्ल्यूसी की वर्किंग कमेटी की बैठक, इसको लेकर के भी सवाल जाहिर तौर पर उठेंगे, क्योंकि सियासत गर्म है। और इस बीच में बीजेपी ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक पर निशाना साधते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की याद आई है। बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, यह याद रखना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि कांग्रेस को अचानक बिहार में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है। पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट पे आए, इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, बने हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रहेंगे। उनकी ओर से कंफ्यूजन है। और पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि इस बैठक के लिए कांग्रेस को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रयासों से बिहार का माहौल देश भर के लोगों को आकर्षित करता है। नीतीश कुमार को सीडब्ल्यूसी की बैठक में धन्यवाद देना चाहिए कि नीतीश कुमार ने बिहार में इस प्रकार का माहौल पैदा किया कि आज देश भर से लोग बिहार आ रहे हैं। नहीं तो जो उनके शागिर्द थे, लालू जी और उनके तथाकथित पार्टी के लोग, ऐसा स्थिति था कि कोई एक व्यक्ति भी बिहार आने के पहले 10 बार फोन करता था। आज पूरा सीडब्ल्यूसी उठ के अगर बिहार आ रहा है तो बिहार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार का अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ हुआ है, ये दिख रहा है कि बिहार बदलाव की तरफ है। और नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसे अवसर दिए हैं कि आज बड़े बड़े आयोजन भी यहाँ होते हैं। और सीडब्ल्यूसी की बैठक पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक पटना से सीधे लाइव। कुमार आलोक, सीधे तौर पर अगर ये जो बैठक हो रही है सीडब्ल्यूसी की 85 साल बाद, किस तरह से इसका आकलन करेंगे? क्या इसके मायने निकाले जाने चाहिए इस विशेष संदर्भ में कि सीएम फेस को लेकर के घमासान है, ड्राइविंग सीट पर आने को लेकर घमासान है? तो क्या इसको अवसरवादिता समझा जाए या यह समझा जाए कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की यह एक पहल है? कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, दो तीन प्रमुख बिंदु हैं। पहला ये कि इतने सालों के बाद, यानी 85 सालों के बाद बिहार में सीडब्ल्यूसी की जो विस्तारित बैठक ये क्यों हो रही है। अगर आप देखें, इतिहास देखें कांग्रेस का, तो आज़ादी के बाद से लगभग कांग्रेस का ही शासनकाल 1990 तक रहा और बाद में वो लालू प्रसाद के साथ गठबंधन में भी शामिल रही। लेकिन इतने सालों के बाद, 85 ईयर्स के बाद, आप ये हर किसी के मन में ये पत्रकारों ने जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भूपेश बघेल ने किया था सवेरे, अब से कुछ देर पहले, उनसे भी ये सवाल पूछा गया था और तमाम नेताओं से ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने में आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंटली वो नहीं दे पा रहे हैं। पहला आपका प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के लिए क्या नाम घोषित करने में कांग्रेस अभी भी सतर्कता बरत रही है। आपने देखा होगा कि जब वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के साथ जो महागठबंधन के लोग कर रहे थे, तो उसमें तेजस्वी ने सीधा साधा राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने घोषित इसलिए किया कि राहुल भी पलटकर उन्हें तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री जो महागठबंधन का मुख्यमंत्री का नाम घोषित करे। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया और राहुल गांधी से जब भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने टाल दिया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही कर रही है ऐसा। सीपीआई एमएल जो एक और घटक दल है, जो महागठबंधन में एक महत्वपूर्ण दल है, उनके भी नेता ये कहते आए हैं कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा चुनाव के बाद होगी। तो ये महागठबंधन के अंदर का सच है। और दूसरा है कि तेजस्वी यादव लगातार अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। तो ये एक अब तीसरा प्रश्न किया कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस क्यों है ऐसा कर रही है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित कर रही है। तो एक चीज देखें कि आप जो वोट बैंक की बात होती है चुनाव में, तो हम देखेंगे नीतीश कुमार जो है एक चैंपियन हुए हैं विगत के सालों में। अगर हम 15 सालों की बात करें, 10 सालों की बात करें, वो अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है उनका उन पर सिक्का नीतीश कुमार का चलता है। तो इस अति पिछड़ा वोट को तोड़ने के लिए, यानी अपने पाले में करने के लिए, कांग्रेस भी अपनी ओर से पूरी प्रयास कर रही है। और ये जो अति पिछड़ा वोटर है, आप देख सकते हैं कि जो यादव कम्युनिटी है, जो एमवाई कम्बिनेशन है आरजेडी का, तो ये इस जमीनी सच्चाई में अगर बताऊं तो यादव कम्युनिटी से इनका एक तरह से एक टक्कर रहा है। हर किसी भी क्षेत्र में चल जाए तो ये अति पिछड़ा जो वोटर है वो इनसे इनकी दबंगई कहें एक खास जाति की, या इनसे बिल्कुल अलग है। तो ये जब भी तो ये इसलिए नहीं घोषित कर रहे हैं कि अगर हम तेजस्वी के नाम को घोषणा करेंगे तो जो भी अति पिछड़ा वोटर जो कांग्रेस को या महागठबंधन को वोट देना चाहेगा तो 2-3 बार सोचेगा। तो इस रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है। या माले सीपीआई एमएल भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करने दे रही है। और एक और लास्ट प्रश्न आपको मैं बताऊं कि जो एमआईएम है, जो ओवैसी की पार्टी है, जो पिछली बार जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस किया था और खासकर सीमांचल के क्षेत्रों में, और 5 सीटें वो जीतकर आई थी और एक तरह से उन्होंने बहुत बड़ा डेंट किया था एम वाई समीकरण पर, यानी लालू यादव के वोट बैंक पे बहुत बड़ा डेंट किया था। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि हमें 6 सीट आप दे दो और हमें महागठबंधन में शामिल करो। खुद उन्होंने न्योता दिया है। लेकिन लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी नहीं चाहती है कि जो हमारा जो चैंपियन मैं हूँ, एमवाई का जो हम चैंपियन हैं, उसमें कहीं से ओवैसी की एंट्री ना हो। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ कह रही है कि नहीं, ओवैसी को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये एक महागठबंधन के अंदर जो चल रही है, पेज चल रही है। और आपने देखा होगा कि आज से ओवैसी का दौरा है सीमांचल में, 3 दिन का तूफानी दौरा है। और ओवैसी लगातार बार कह रहे हैं कि हम महागठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की तरफ से नो एंट्री का पास दिया जा रहा है। अगर हम आम मुसलमानों की हम बात करें, यहाँ पर मैंने बहुत जगह, हमने अभी 2 महीने से मैं यहाँ हूँ, तो मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई हम महागठबंधन में अगर शामिल नहीं करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी से उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सीधा ओवैसी को वोट दूंगा, ओवैसी जीते या हारे। ये एक आम 2-3 जगह हमने उन मोहल्लों में जाकर उन लोगों से बात की। तो एक तरह से सेंटिमेंट बनाने की पूरी कोशिश ओवैसी कर रहे हैं और पूरा दबाव महागठबंधन पर है कि क्या ओवैसी को अपने महागठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं। अगर एक बात और भी समझना चाहेंगे कि क्या ये कांग्रेस जी ये जो सारा दरअसल चाहे वो बिहार अधिकार यात्रा की बात हो, वोटर अधिकार यात्रा की बात हो, ये सीट शेयरिंग का भी एक दबाव है और ड्राइविंग सीट का भी दबाव है कि कौन आगे लेगा इसमें। बिल्कुल दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है। अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में जो आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में आपको बताऊं कि 76 नामों की सूची, यानी 76 सीट पर कांग्रेस ने दावा किया है और अपने नाम जो सीट का जो
जो विधानसभा क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र में कौन से प्रत्याशी होंगे उसके 76 नामों की लिस्ट आरजेडी को पहुंचा दी गई है। माले और जो लेफ्ट पार्टीज है उन्होंने 40 सीटों का दावा पेश किया है और उन्होंने भी अपने उम्मीदवार और विधानसभा क्षेत्र का ब्यौरा आरजेडी के पास भेजा है। और दूसरी तरफ जो मुकेश सहनी की पार्टी है, बहुत उसका एक भी एमएलए नहीं है, लेकिन वो भी उन्होंने 60 सीटों पर अपना दावा किया है। और आरजेडी को हालांकि उन्होंने पूरे सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने 60 सीटों पर अपना दावा किया है। इसके अलावा अगर हम देखें पशुपति पारस की जो पार्टी है रामविलास आर, तो उनकी पार्टी को भी सीट देना होगा महागठबंधन को। झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर हम ये हेमंत सोरेन की पार्टी की बात करें तो वो भी महागठबंधन का हिस्सा बनेगी। तो अगर हम देखें तो जेएमएम को भी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि बिहार के अगर हम बात करें तो आदिवासियों के लिए सुरक्षित एकमात्र सीट है कटोरिया जो मुंगेर जिले में है, तो एक सीट एसटी के लिए रिजर्व है। तो उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी 8 या 9 सीटों की मांग की गई है। तो ये हालांकि कहा जा रहा है कि दशहरा के पहले यानी दशहरा की विजयदशमी तक सीटों का फाइनलाइज हो जाएगा महागठबंधन के अंदर। लेकिन जो दावे और प्रति दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे इस समस्या को या कैसे जो समस्या उनके सामने आ रही है सीटों के पेज को लेकर के, तो उसको कैसे सुलझाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। निश्चित तौर पर वक्त बताएगा। और किस तरह से ये जो नेताओं के दांव पेच हैं, ये जो बैठकें हैं, इन सब के बहुत सारे मैसेजेस हैं और ये मैसेजेस कई बार ये सामने से दिखने में तो आता है, कुमार आलोक आप बेहतर जानते हैं, दर्शक भी हमारे समझ रहे हैं कि ये कहा दूसरे के लिए जाता है, लेकिन कई बार मैसेज अपने साथियों के लिए ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।